नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाई बहनों, यूपी पीटी में महात्मा गांधी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आने हैं। उन पर चर्चा करने के लिए हम सभी आज उपस्थित हुए हैं और मैं इसको 3 पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं। 3 पार्ट में ये सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी गांधी जी जन्म से लेकर के और गांधी जी के मृत्यु तक, ये कह सकते हैं गांधी जी के शहीद होने तक, हम आपको पूरी चीज एक एक चीज बताएंगे। और आज जैसा कि थंबनेल पे आप देख पा रहे हैं, गांधी मोहनदास से महात्मा बनने तक का सफर, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। और आज पहला एपिसोड है, आपको बाकायदे पहले एपिसोड में पूरे हर चीज बताई जाएगी। पहले आप शुरू कर लेते हैं कि जो है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या क्या उपलब्धि उनके नाम रही, ये सब चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास से महात्मा तक के सफर में गांधी जी का क्या योगदान रहा, या गांधी जी किस प्रकार से सक्रिय सहभागिता रही, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे महात्मा गांधी देख पा रहे हैं आप, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है। ये एक प्रश्न आपके यूपी पुलिस का आया हुआ है कि गांधी जी का जन्म पूछा गया था कि भाई कब हुआ था। तो हम लोग 2 अक्टूबर तो जानते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सारी चीजें थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के विषय में। प्रोफाइल क्या है? एक वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे और राष्ट्रवादी आंदोलनों के क्या थे? नेतृत्व करता थे। इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये कब कहा था? तो 1944 में कहा था। मामला क्लियर है? और राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? तो भैया गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब ये बात आती है कि भाई महात्मा किसने कहा? तो महात्मा जब आप हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो उसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। ठीक है, 13 वर्ष की अल्पायु में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो जाती है। और गांधी जी के पिता का नाम करमचंद था, इसलिए इनका जो है करमचंद गांधी उपनाम काबा था। ये पोरबंदर, वनकोर एवं राजकोट के दीवान हुआ करते थे। और इनकी मृत्यु जो गांधी जी की है, ये नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात याद रख लिया आप। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार इनको नामित किया गया था। तो भैया ये था आपका महात्मा गांधी से संबंधित उनका जीवन परिचय। बाकी उनका जो है 1893 से लेकर के 1915 तक जो उनका परिचय रहा है दक्षिण अफ्रीका में, उस पर चर्चा करेंगे पहले पार्ट में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप ध्यान से बस देखते जाइए और आपको एक एक सटीक जानकारी, चाहे आप घटना चक्र पढ़ रहे हो चाहे जो पढ़ रहे हो, सबका एक कंपाइलेशन आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगली सारी चलते हैं। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी 1893 से 1915 तक। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी की उदय भूमि। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से वो मोहनदास करमचंद गांधी जो एक वकील बनकर के दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वो जो है किस प्रकार से गांधी वहां से बनकर के आए और एक गांधीवाद का जो उन्होंने, यहाँ पे देख पा रहे हैं एकदम युवा अवस्था है, वो वकील बनते हैं। और उसके बाद जो है किस प्रकार से उनका उद्भव होता है। और उदय भूमि दक्षिण अफ्रीका, ये भी प्रश्न आया है कि गांधी जी की उदय भूमि क्या रही है? तो वो उदय भूमि भारत नहीं रही, बल्कि आपकी जो है दक्षिण अफ्रीका रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आना है, ये बात तय है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साहब गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो अब पूरा पढ़ लीजिए। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 24 मई 1893 को एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी यूपी SSSC ने पूछ रखा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए थे? तो वो भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी से गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कहां पहुंचे थे पहली दफा? तो पहली दफा ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। ठीक है, डरबन गए थे। डरबन पहुंचने के कुछ हफ्तों बाद इनको पता लगा कि जो जिस विवाद को सुलझाने के लिए आए हुए हैं, वो विवाद कहां सुलझेगा? वो सुलझेगा आपके प्रिटोरिया में। कहां सुलझेगा? प्रिटोरिया में। तो प्रिटोरिया जाने के लिए जो है वो 7 जून 1893 को प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया के लिए जब वो पकड़ते हैं तो बीच वो जो है वहां से फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं और जाकर के अपनी बर्थ पे बैठ जाते हैं। यहाँ एक स्टेशन बीच में पड़ता है, पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन।
वहां जब वो पहुंचते हैं तो उनसे थर्ड क्लास के डिब्बे में जाने के लिए कहा जाता है। गांधी जी ने टिकट का हवाला दिया और जाने से इनकार कर दिया और वहां पर ट्रेन से पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर रुकी और वहां उन्हें धक्का देकर के उतार दिया गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड पे कि महात्मा गांधी थ्रो डाउन आउट ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। ये स्टेशन जो है वो स्टेशन आपका कौन सा है? पीटर मेरिट्सबर्ग है। ये प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी, यहां से प्रश्न क्या क्या बना है, किस जो है जहाज से वो गए थे, तो ऐसा सफारी जहाज से। कहां पहुंचे थे? तो डरबन पहुंचे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा जब वो कर रहे थे 7 जून को, तो उनको पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या गया था? थ्रो डाउन कर दिया गया था, मतलब फेंक दिया गया था, मतलब उतार दिया गया था, धक्का दे दिया गया था। ठीक है, और वहीं पे यहीं से जो है जो मोहनदास करमचंद गांधी है, ये इनकी महात्मा बनने का सफर कह सकते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगली साइड चलते हैं। कड़कड़ाती ठंड में जब वो वेटिंग रूम में, जब जाहिर सी बात है आपको या किसी को जब भी ठेल दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको स्टेशन से उतार दिया जाए या ढकेल दिया जाए, धक्का दे दी जाए, तो आप क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे ना कि मैं इसका बदला लूंगा। तो वो सबके मन में आया, गांधी जी के मन में आया। लेकिन गांधी जी क्योंकि उदारवादी व्यक्ति थे, गांधी जी कड़कड़ाती ठंड में वहां के जो पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन था, वहां पर वो वेटिंग रूम में पहुंचे और उन पर नस्लभेदी रेसिस्ट का प्रहार जो किया जा रहा था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और उसी रात जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेरिट्सबर्ग में ही जो है गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीयों को एकजुट करते हैं और भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार के सवाल पर विचार करने के लिए 22 अगस्त 1894 को डरबन में नटाल इंडिया कांग्रेस क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास मतदान का अधिकार रहेगा तो जिस प्रकार से आज में धक्का देकर उतारा गया है, वो ऐसा कुत्सित प्रयास करने को कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके लिए क्या करते हैं? वो डरबन में जितने भारतीय उनको एकजुट करते हैं और 1894 में पहली दफा नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसके लिए? मतदान के अधिकार के सवाल पर विचार करने के लिए। और सहयोगियों के साथ वो क्या करते हैं? टालस्टॉय फर्म की स्थापना भी वहीं करने लगते हैं। देश में 3 साल के प्रवास और संघर्ष के बाद महात्मा गांधी 1896 को भारत वापस आए, लेकिन उसी वर्ष नटाल इंडिया कांग्रेस के अनुरोध पर वह सपरिवार डरबन लौट आए। लेकिन यहाँ जब वो सपरिवार वापस लौटे डरबन, तो यहाँ पे भी एक घटना घटती है जो कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं, इनको महात्मा बनने में एक अवसर की भूमिका निभाती है। 3 साल के प्रवास के बाद जब गांधी जी जाते हैं वापस दक्षिण अफ्रीका, तो नटाल इंडिया कांग्रेस इनके स्वागत के लिए डरबन में तैयार रहती है। लेकिन जब वो डरबन हार्बर में उनका जहाज पहुंचता है, तो उनके आगमन पर कुछ समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और गांधी जी को उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है। लगभग 21 दिन, लगभग 3 सप्ताह तक जो है गांधी जी संगरोध में रखा गया, अर्थात ये नदी के जो समुद्र था उसके किनारे पर रहे, अपने जहाज में रहे। और जब वो वहां से उतरे तो भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। उनके भरोसेमंद दोस्त, उनके जो समर्थक थे फारसी रुस्तम जी ने उनकी सुरक्षा की और उनको भीड़ से सुरक्षित बाहर लेकर के आए। यह भी प्रश्न यूपीपीएससी ने पूछ रखा है कि गांधी जी जब 1896 में डरबन में उतरे, सपरिवार डरबन में उतरे, तो जो उनको भीड़ से बचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो रुस्तम जी थे। कौन थे? रुस्तम जी ने उनको भीड़ से बचाया था। बात क्लियर है। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको ये याद रखना कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना होती किस उद्देश्य के लिए है? तो मतदान के अधिकार के उद्देश्य के लिए होती है। और 3 साल लगभग जब यहाँ रहते हैं, तो उसके बाद जब ये भारत वापस आते हैं, तो भारत से फिर वो लोग कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ गया, आप आइए। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं? 1896 में फिर वापस जाते हैं। ठीक है, तो आइए अगले साइड चलते हैं, देखते हैं। गांधी जी 1896 जब वो डरबन पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद 1899 से लेकर के 1902 तक एंग्लो बोअर युद्ध चलता है, जिसमें अंग्रेजों के समर्थन में लगभग 11,000 स्वयंसेवकों की एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना करते हैं ये। और यह सोच करते हैं कि जो आने वाला समय है, आमतौर पर जो ट्रांसवाल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बेहतर स्थिति बनेगी। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम आज अंग्रेजों की मदद करेंगे तो कल जो है हो सकता है अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा सोचें और अच्छा कुछ करें। तो उसके लिए वो जाते हैं 1899 से 1902 तक जो है वो अंग्रेजों के लिए जो है बढ़िया जो भी चीज़ें हो सकती हैं, एम्बुलेंस कोर सेवा अपने स्वयंसेवकों को भेजते हैं। तो इसी उम्मीद पर
कि वहां कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन उम्मीद जो है वो झूठी साबित हुई। और 1901 में जब गांधी जी थोड़े समय के लिए भारत आए तो उन्होंने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, ठीक है। और उन्होंने भारतीय नेताओं फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करते हैं। और इस दौरान उन्होंने मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी की। यहां से प्रश्न यूपीपीएससी में क्या बना था, देखिए यूपीपीएससी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि यूपीपीएससी जैसे पिछली दफा जो प्रश्न पूछा था तो कई रिपीटेड प्रश्न थे जो यूपीपीएससी में पूछ रखे थे और वो प्रश्न आपसे यूपीपीएससी में पूछे गए थे, है ना। तो इसको बहुत हाई लेवल लेके ना चलिएगा, ये बहुत नॉर्मल लेवल है और इसमें आपको सारी चीजें हम बता देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो जो क्या करते हैं प्रश्न पूछा गया है कि 1901 में पहले ये पूछा था कि जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी भाग लेते हैं। तो 1901 में पहली दफा जो है गांधी जी भाग लेते हैं और फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करते हैं, ठीक है। और पुनः 1902 में क्या करते हैं, ये पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस लौट जाते हैं और जोहान्सबर्ग के ट्रांसवाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और युद्ध के बाद ब्रिटिश बोअर समझ के कारण ट्रांसवाल में भारतीयों पर और प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचिए, जब बोअर युद्ध चल रहा था, एंग्लो बोअर युद्ध चल रहा था, तो उसमें गांधी जी अंग्रेजों की तरफ से गए मदद करने के लिए। साहब हो सकता है यहाँ के जो भारतीय लोग हों उनको कुछ वरीयता दी जाए, उनको कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन कोई सहूलियत नहीं, बल्कि उनके ऊपर प्रतिबंध और लगा दिया गया, ठीक है। फिर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू करते हैं और जोहान्सबर्ग में सरकारी अदालतों के करीब रेसिक स्ट्रीट पर अपनी कानूनी कार्यालय स्थापित करते हैं ताकि जिसको भी कानूनी सहायता लेनी हो वो उनके पास आए, कानूनी सहायता ले, वो उनकी पूरी मदद करते थे। बात क्लियर है। ऐसा करने वाले वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग वहां कर रहे थे, ये ऐसा करने, चूंकि एडवोकेट थे, वकील थे, इनको अपने अधिकारों के विषय में जानकारी थी, ये सबके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ भेदभाव और नस्लवाद के मामलों को लेकिन अधिकांश समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत हुआ। भारतीय समुदाय में उनके भरोसेमंद अनुयायी अहमद मोहम्मद के कहने पर, ठीक है, अहमद मोहम्मद के कहने पर जो है वो गिरमिटिया समूह से जुड़ गए। गिरमिटिया समूह का जो आगे बहुत महत्व दिखेगा 1912-13 में, ठीक है, समूह से जुड़ गए और आगे चल करके जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई है जिसका पूर्ण विराम लगता है तो वो वहीं लगता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे क्या क्या प्रश्न, जैसे हम आपसे सारे प्रश्न डिस्कस कर देना, क्या क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए गांधी जी ने सामुदायिक जीवन जीने के लिए डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना करी, ठीक है। फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना कहाँ होती है, डरबन में होती है, ठीक है। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम जो है ये फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम होता है और नटाल में बम्बा था, ठीक है। बम्बा विद्रोह छिड़ गया। विद्रोह के बाद वह अपने भरोसेमंद दोस्त हरमन कालीन बाग के साथ जोहान्सबर्ग में एक अफ्रीकी रियासत के घर क्रोल में रहने चले गए, है ना। उन्होंने यहीं पर पहली बार जो है 11 सितंबर 1906 को क्या किया, 1906 को डाउनटाउन जोहान्सबर्ग के एम्पायर के थिएटर में ये पहली दफा सत्याग्रह चलाने के लिए लगभग 3000 से अधिक लोगों के लिए एक सामूहिक बैठक की और एक अध्यादेश पारित किया। जो अध्यादेश एक पारित किया क्या कि जो अध्यादेश अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाया गया है कि जो है जो भारतीयों के लिए जैसे अंगुलियों के निशान देकर पंजीकरण कराने में हर जगह अनिवार्य कर दिया गया था, उसको वापस लेने के लिए एक अंग्रेजी अध्यादेश आता है। उस अध्यादेश के विरोध में गांधी जी अध्यादेश पारित करते हैं, पास करते हैं 3000 लोगों के बीच में कि ये जो अंगुलियों के निशान देकर पंजीकरण कराना जो अनिवार्य किया गया है इसको आप वापस ले लें। और ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जो सत्याग्रह चला था या कह सकते हैं अवज्ञा आंदोलन जो चला था, मतलब अवज्ञा आंदोलन, आज्ञा न मानने का जो आंदोलन चला था वो पहली बार गांधी जी जो है 1906 में ही चलाए थे। बात क्लियर है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि पहली दफा सत्याग्रह का प्रयोग जो गांधी जी कहाँ किए थे तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे और कब किए थे, 1906 में किए थे। मामला क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय विरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। पहले क्या था, पहले भैया अवज्ञा आंदोलन हुआ, भैया हम जो है अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, बाद में निष्क्रिय प्रतिरोध इन्होंने चुना, उसके बाद सत्याग्रह शब्द चुन लिया, है ना। बाद में जनवरी 1908 में महात्मा गांधी को ट्रांसवेल छोड़ने का आदेश दिया गया कि भैया ट्रांसवेल छोड़ो, निकलो धीरे से यहाँ से, बहुत धरना प्रदर्शन कर लिए तुम। इन्होंने ट्रांसवेल छोड़ने से इनकार किया और जब इनकार किए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और कानून की अवज्ञा के लिए जो है इनको लगभग 2 साल की सजा दे दी गई।
कितने साल? 2 साल की सजा दे दी गई। बाद में हालांकि लोगों को विरोध प्रतिरोध हुआ तो इनको वो सजा तो 2 साल की थी वो 2 महीने में कन्वर्ट कर दी गई, ठीक है। और इनको कहाँ रखा गया? पुराने जेल परिसर में रखा गया, ठीक है मेरे दोस्त। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस फोटो में कि जो है कैसे गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, ठीक है। जब पूछा जाता है कि जो है किस जेल में, तो पुराने जेल परिसर में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो है जेल की लगभग 4 सजाओं में उनकी पहली सजा थी। अन्य 3 जो है 1908 में बेलक्रास्ट में, फिर 1909 में प्रिटोरिया में और 1913 में फिर बेलक्रास्ट में तत्कालीन जनरल जीन स्मिथ के साथ समझौते के तहत जो है इनको 30 जनवरी को रिहा कर दिया गया। इनको हर जगह जो है ये रिहाई वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था गांधी जी का, समझौता करके रिहा हो जाते थे, है ना। क्योंकि ये देखो वकील थे और वकील के पास जो है अपना खुद का तो बहुत बढ़िया दिमाग होता है, तो वो अपना जो है सारी चीजें अपनी डेवलप करते थे। भारतीय समुदाय के कुछ सदस्य स्वैच्छिक पंजीकरण पर जान असमर्थ के साथ वे समझौता, जब वो समझौता कर ले साहब हाँ ठीक है ये सारी चीजें कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन गांधी जी इतिहास से परिचित नहीं थी। देखिए इतिहास क्या होता है, जैसे इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है मेरे दोस्त कि इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे आप ऐसे बाय द वे आप अपना समझिए कि जैसे आपको किसी ने किसी विषय पर पहले किसी धोखा दे दिया है, तो आप ये बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि वो भविष्य में फिर धोखा देगा, क्योंकि घटनाएं रिपीट होती हैं। इतिहास में आप देख रहे हैं गांधी जी भरोसा किए थे 1899 से 1902 तक, तो वो भरोसा करे स्वयंसेवकों को भेजे कि साहब हम जो भेज रहे हैं और जो है हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अब फिर गांधी जी जो है सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। और गांधी जी फिर अब हालांकि जब गांधी जी समझौता कर लेते हैं कि साहब हमको ठीक है छोड़िए, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था भाई अगर हम जेल में बंद रहेंगे तो हमारा कोई आंदोलन नहीं होगा। अब आंदोलन जब नहीं होगा तो क्या कोई व्यक्ति के कान जो जैसे मान लीजिए हम किसी की विरोधी ना करें, हम जेल में रहें, तो वो तो व्यक्ति एकदम निश्चिंत हो जाएगा ना, निरंकुश हो जाएगा। कम से कम उससे हमको जरूरी विषय वस्तु है हम जेल से बाहर आए। अगर जेल से बाहर आएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, फिर चीजें आएंगी, आसान हो जाएंगी। लेकिन अब ये लोग नहीं समझते थे। जब ये जो है समझौता कर लिए तत्कालीन जो जनरल था जॉन स्मिथ के साथ, तो एक इन्हीं के साथ के थे मीर आलम खान ने गांधी जी को बेरहमी से पीटा, है ना। गांधी जी बुरी तरह घायल हो गए और उनकी हालांकि देखरेख भी की गई। तो आगे चल करके जो है अब यहां से आप समझिए गांधी जी कितने अच्छे नेकदिल इंसान थे। इनके साथ के लोग इनको पीट रहे हैं, है ना, कि हमारा संघर्ष तुम खा जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन गांधी जी कभी कोई किसी पर रिस्पांस नहीं करते हैं। गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जो भारतीय उनके अधिकार को दिलाना, उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने के साथ उनको जो उनका परिणाम है वो प्राप्त करना था। बहुत सारे बीच आप देखें कि जैसे जब 1896 में गांधी जी पहुंचे तब उनकी पिटाई हुई, है ना, वहाँ के लोगों के द्वारा। जब उसके बाद 1902 में पहुंचे तब पिटाई हुई। तो अब समझिए जब ये समझौता कर लिया तब पिटाई हुई, तो समझिए कितनी बार पिटाई हुई है। उसके बाद भी गांधी संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझिए कि गांधी जी जो है जो होता है ना कि एक मतलब खुद में कितनी बड़ी शक्ति थी वो। ऐसा तो जिसके पास इतनी शक्ति होती वो किसी को जीने नहीं देता कि साहब जिसके साथ पूरा देश हो और तुम जो उसको पीट रहे हो तो तुम्हें खाड़ा उधड़वा लेगा जो है। लेकिन नहीं, गांधी जी एकदम माफ कर देते थे, है ना। तो हालांकि जो है वही हमने बताया ना कि जॉन स्मिथ के साथ समझौता तो हुआ लेकिन वो कायम नहीं रहे। लेकिन जब वो कायम नहीं रहे तो जब गांधी जी बाहर आए तो अगस्त 1908 में महात्मा गांधी ने हमीदिया मस्जिद के बाहर बड़े पैमाने पर जो पास बन रहा था वो अंगूठा लगा के पंजीकरण वाला, बड़े पैमाने पर उस पास जलाने के अभियान को जो है उन्होंने बल दिया और सत्याग्रहियों को तैयार किया। और जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में टालस्टॉय फर्म की स्थापना करने के साथ साथ जहां बच्चों और अन्य लोगों को शारीरिक कार्यों तक बढ़ाया गया था, अन्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। हालांकि बाद में फर्म को 1913 में भंग कर दिया गया। तो उसके पहले ये संघर्ष किए और बाकायदे जो है बड़े पैमाने पर जो पास बनाया जाता था उनको जलवाया, ठीक है। और आगे चल के जब 1912 में अपने पड़ोसी जॉन डूबे के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका मूल कांग्रेस का गठन किया और जॉन डूबे इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। परंतु गांधी जी के राजनीतिक विचारों, लामबंदी और सत्याग्रह ने उसके इस गठन को प्रभावित किया और 1913 में गांधी जी ने पी पास कानून, विवाह पंजीकरण अधिनियम, 3 पाउंड कर और भारतीयों के आंदोलन पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रसिद्ध वोलकृष्ण सत्याग्रह शुरू किया। और इसके विरोध में महिलाओं ने
इस विरोध में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई और कस्तूरबा गांधी सहित अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया। स्वयं गांधी जी भी सलाब के पीछे चले गए, स्वयं गांधी जी को सलाब के पीछे डाल दिया गया और आखिरकार जॉन स्मर्ट्स ने हार मानी और 1914 में भारतीय राहत अधिनियम पारित किया, जिसने भेदभाव पूर्ण कानूनों को खत्म कर दिया। तो मेरे दोस्त 1893 से लेकर के 1914 तक की जो ये कहानी थी, ये गांधी जी के महात्मा बनने तक का सफर था। समझिए कि जो संघर्ष गांधी जी किए, उसके बाद से जब ये पूरे संघर्ष को विराम लगता है, भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में वो अधिकार दिला देते हैं, तो फिर गांधी जी का रुख किधर होता है, क्योंकि भारी डिमांड थी, भारी मांग थी उनकी, किधर भारतीयों के द्वारा बहुत उनकी मांग थी। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी अपना मिशन पूरा करके, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना मिशन पूरा कर करके 9 जुलाई 1914 को केप टाउन से अपनी मातृभूमि के लिए रवाना होते हैं और 14 जुलाई 1915 को अपोलो बंदरगाह पर बड़ी भीड़ के साथ, शोर शराबे के साथ मुंबई पर पहुंचते हैं और उनका जो है बहुत अभिनंदन होता है, स्वागत होता है। महात्मा गांधी एक छोटे पेशेवर कार्यकाल के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन अंततः उन्होंने भारत और इंग्लैंड में कुछ समय के लिए देश में 21 साल बिताए। उस जो देश 21 साल बिताए और इस 21 साल बिताने में उन्होंने भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, 9 जुलाई 1914 को वहां चलते हैं, 9 जनवरी को 1915 को यहाँ आ जाते हैं, केप टाउन से वहां चलते हैं और यहाँ मुंबई में आते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें स्वराज के महत्व की विशेषता पर चर्चा की गई थी। पिछली दफा पीटी एग्जाम में पूछा गया था स्वराज से क्या तात्पर्य है। स्वराज मतलब अपना राज से होता है। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषा नामक अखबार भी इन्होंने निकाला। ठीक है, तो यहां तक की कहानी जो थी वो थी आपके 21 साल की कहानी। 1893 में जब वो गए, हालांकि ये कहानी तो इनके जन्म से लेकर के, इनके पैदा होने से लेकर के और गांधी जी बनने तक जो महात्मा संघर्ष कर रहे थे वहां तक का कहानी थी। और कल की जो वीडियो होगी, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी, क्योंकि गांधी जी का लंबा संघर्ष है और यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न आने हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कुछ भी काट छांट करें। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसको अपना प्यार से सम्मान देंगे। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक रहेगी और अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है तो आप जरूर इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।